जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑल अबाउट टीडीएस मॉड्यूल, ऑल अबाउट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो एक स्मार्ट अकाउंटेंट के लिए जो है टीडीएस के प्रोविजंस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है, कैसे डिडक्ट किया जाता है, टीडीएस की पेमेंट कैसे की जाती है, टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, और रिटर्न्स फाइल करने के बाद भी काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। उन सभी कंप्लायंसेस को कैसे आप जो है सही तरह से कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो टीडीएस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो अगेन अगर आप केयरफुली रीड करते हैं तो यहां पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मींस जहां से आपका इनकम सोर्स है वहीं से आपका टैक्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है। इनकम टैक्स मॉड्यूल में हमने काफी सारी बातों को समझा। इनकम क्या होती है, इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, इनकम कैलकुलेट करने के बाद कैसे आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और हमने देखा था आप जो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी है आप उस इनकम टैक्स लायबिलिटी को तीन तरह से डिस्चार्ज कर सकते हैं, बाय पेइंग एडवांस टैक्स, बाय पेइंग सेल्फ असेसमेंट टैक्स एंड टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो चलिए एक बार इस टीडीएस के प्रोविजंस को हम बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनकम टैक्स मॉड्यूल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार जो है टीडीएस मॉड्यूल के अंदर हम फिर से यहां पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं टीडीएस का प्रोविजन क्या है, क्यों इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस के प्रोविजंस रखे गए। तो चलिए अगर मैं बात करूं, इनिशियली जब इनकम टैक्स लाया गया, इनकम टैक्स बनाया गया, जो है आयकर अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया, तो उस समय टीडीएस के प्रोविजंस जो हैं आयकर अधिनियम में नहीं रखे गए थे। टीडीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। होता क्या था, बहुत सारे लोग अच्छी खासी इनकम अर्न करते थे, पैसा कमाते थे, लेकिन वो कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते थे। वो या तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते थे, या फिर अगर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते थे तो उसके अंदर जो है अपनी काफी सारी इनकम को छुपाते थे, बहुत सारी इनकम डिक्लेयर नहीं करते थे, और बहुत ही नॉमिनल इनकम डिक्लेयर करने के बाद उस पर टैक्स पे करते थे। तो एक अच्छी खासी यहां पर टैक्स की चोरी की जा रही थी। कैसे की जा रही थी, एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास अच्छा खासा पैसा है, मान लीजिए 10 लाख रुपए इनके पास है। ये क्या करते हैं, किसी बैंक में जाते हैं और 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट पर जो है 12 मंथ्स के लिए इनको 9% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यहां पर 10,90,000 रुपए, 10,90,000 रुपए का जो है इनको अमाउंट रिसीव होती है, जिसमें से 10 लाख रुपए इनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, प्लस 90,000 रुपीज का इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो 10 लाख रुपए है ये इनकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये आपकी इनकम का पार्ट नहीं होती। लेकिन ये जो 90,000 रुपीज अर्न किए गए दैट इज इंटरेस्ट इनकम। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स जो है 90,000 रुपए की इनकी इंटरेस्ट इनकम है पूरे साल भर में। अब मान लीजिए ये क्या करते हैं, साल के अंत में जाकर इनको 10,000 रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट दी जाती है और 90,000 रुपीज का इनको इंटरेस्ट दिया जाता है बाय द बैंक। अब ये क्या करते हैं, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ये जो 90,000 रुपीज इन्होंने जो इंटरेस्ट अर्न किया फिक्स डिपॉजिट पर, वो ये नहीं दिखाते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं, और इनकी जो बाकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि इस 90,000 रुपए पर गवर्नमेंट के पास जो है टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट के पास इस 90,000 रुपए पर टैक्स
नहीं पहुंचता है। किस लिए नहीं पहुंचता है? क्योंकि मिस्टर एक्स ने ये इनकम डिक्लेयर ही नहीं की। और पहले क्या था, पहले कोई ऐसा सोर्स ही नहीं था जहां से गवर्नमेंट यह पता लगा सके कि बैंक के द्वारा मिस्टर एक्स को साल भर में कितना ब्याज दिया गया। तो यहां पर टैक्स चोरी बहुत ज्यादा होती थी, लोग अपनी इनकम छुपाते थे और रिटर्न ही फाइल नहीं करते थे, और अगर रिटर्न भी फाइल करते थे तो बहुत नॉमिनल इनकम के साथ अपनी जो है रिटर्न फाइल करते थे, जिसमें वो अच्छी खासी टैक्स की चोरी कर लेते थे। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो इन सभी बातों को देखते हुए जब गवर्नमेंट को लगा कि बहुत ज्यादा जो हैवी लॉस इन टैक्स चोरियों की वजह से गवर्नमेंट को हो रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब तक टैक्स नहीं पहुंचेगा, गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं कर सकती। तो इस लॉस को, इस नुकसान को, इस टैक्स चोरी को कम करने के लिए प्रोविजन लाया गया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अब बात आती है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस जो है वो किस तरह टैक्स चोरी को कम करता है। तो मान लीजिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो कहा गया कि जहां पर सोर्स ऑफ इनकम है वहीं पर ही टैक्स डिडक्ट कर लिया जाए। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में 90,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो बैंक के द्वारा मिस्टर एक्स को दिया जाना था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो बैंक है, इस बैंक के ऊपर हम एक लायबिलिटी डाल देते हैं कि ये जो 90,000 रुपए की पेमेंट मिस्टर एक्स को करने वाले हैं, इस 90,000 रुपए में से 9,000 रुपए का टैक्स जो है वो डिडक्ट कर ले, काट ले, कम कर ले। तो ये जो 90,000 रुपए है, इसमें से 9,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट कर लिया गया और बैलेंस बच जाता है 81,000 रुपीज। ये 81,000 रुपीज अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट जो है मिस्टर एक्स को पे कर दिया जाता है 10,81,000 रुपए। अब बात आई इस 9,000 रुपए की। ये 9,000 रुपए बैंक क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा करा देगा इन द नेम ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इससे क्या होगा? इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, मिस्टर एक्स जो इस 90,000 रुपीज की इनकम पर टैक्स पे नहीं कर रहा था, वो टैक्स अब बैंक से वसूल कर लिया जाएगा। दूसरा फायदा, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो जो अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे, तो क्या मिस्टर एक्स इस 90,000 रुपए की इनकम को डिक्लेयर करेंगे? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि बैंक ने टैक्स तो काटा ही, उसके साथ एक इंफॉर्मेशन और भी दी, प्लस कि ये जो 9,000 रुपए का टैक्स है ये मिस्टर एक्स से बिलोंग करता है। हमने मिस्टर एक्स को 90,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, उस पर 9,000 रुपए का टैक्स काटा, 81,000 रुपए की बैंक पेमेंट कर दी और बैलेंस जो है 9,000 रुपए वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। तो अब ये जब ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास रिसीव होगी कि मिस्टर एक्स को 90,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है बैंक से, तो वो चेक करेगी कि मिस्टर एक्स ने जो अपनी आईटीआर फाइल की, क्या उसके अंदर 90,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है या नहीं। अगर इंटरेस्ट इनकम है तो दैट मींस मिस्टर एक्स ने जो अपनी इनकम को नहीं छुपाया, टैक्स की चोरी नहीं की। लेकिन अगर मिस्टर एक्स ने अपनी आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उस इंटरेस्ट इनकम को नहीं दिखाया है, तो इन दैट सिचुएशन जो है उसने टैक्स की चोरी की है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मिस्टर एक्स को नोटिस देगा कि आपने जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए ये 90,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाई है जो आपको बैंक से रिसीव हुई है।
तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लाया गया टीडीएस का। दैट मींस जहां पर मिस्टर एक्स की इनकम का सोर्स है, सोर्स कहां पर है? बैंक के पास। बैंक से जो इंटरेस्ट इनकम आती है वो सोर्स ऑफ इनकम है, तो वही उसी सोर्स पर क्या कर लो? टैक्स डिडक्ट कर लो। तो ये टीडीएस का बेसिकली प्रोविजन लाया गया ताकि टैक्स की चोरी को रोका जा सके। इससे गवर्नमेंट को और कई सारे फायदे हैं। दूसरा फायदा कि ये जो 9,000 रुपए का टैक्स है, ये मिस्टर एक्स पे करेंगे इन दी असेसमेंट ईयर, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे एट दैट टाइम। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वैसे ही जो है बैंक उस पेमेंट को गवर्नमेंट तक ट्रांसफर कर देगा। तो इन दैट सिचुएशन इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो जो टैक्स 1 साल बाद उसको रिसीव होने वाला था वो उसने पहले ही रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स बाद में टैक्स नहीं देते हैं तो एटलीस्ट जितना टीडीएस गवर्नमेंट को रिसीव हुआ है उतना नुकसान तो गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो टीडीएस का ये भी एक और बेसिकली फायदा मिला गवर्नमेंट को। तो अंडर द स्कीम ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इनकम, जो भी व्यक्ति इनकम की पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनकम किसके लिए है? मिस्टर एक्स के लिए। लेकिन उस इनकम की पेमेंट करने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को यहां पर रिस्पॉन्सिबल कर दिया गया कि आप क्या करेंगे? आप मिस्टर एक्स का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट द टैक्स एट सोर्स एंड डिपोजिट द सेम टू द गवर्नमेंट अकाउंट। और क्या करना है? डिडक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे कर देना है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उस पैसे को? गवर्नमेंट कहती है कि मिस्टर एक्स, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो उस आईटीआर के अंदर जितना आपका इनकम टैक्स पेबल बनता है, जितना आपका इनकम टैक्स पेबल बनता है उसमें से आप लेस कर लेंगे टीडीएस, और जो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा उसके बाद वो आप पे करेंगे। मान लीजिए मेरा टैक्स बनता है 12,000 रुपए और मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 8,000 रुपए, हमारे केस में 9,000 रुपए, तो यहां पर मुझे कितना टैक्स पे करना होगा? 3,000 रुपए का। और मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स बनता है 4,000 रुपए और मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 9,000 रुपए, तो ऐसे में क्या होगा? मुझे गवर्नमेंट से 5,000 रुपए का रिफंड मिलेगा। मुझे जो है गवर्नमेंट से 5,000 रुपए जो है वापस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिफंड। और अगर मान लीजिए मेरी टैक्स लायबिलिटी है निल, मेरा कोई टैक्स ही नहीं बनता लेकिन मेरा टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, तो ऐसे में मुझे पूरी की पूरी अमाउंट जो है वो सरकार से वापस मिलेगी, रिफंड मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे मेन कंडीशन है कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, उस इनकम को डिक्लेयर करना होगा और उस टीडीएस क्रेडिट को क्लेम करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि जो आपका टैक्स डिडक्ट होता है उसका आप क्रेडिट ले लेते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर मान लीजिए आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल की तो क्या होगा? तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट के पास आपका टैक्स पहुंच जाता है, आपको कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा, भले ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ना बनती हो। क्योंकि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती तो आपको बताना होगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को आप बताओगे थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न कि सर मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, मेरा टीडीएस जो है, टैक्स जो है गलत काट लिया गया है, मुझे वो रिफंड कर दीजिए। तो बेसिकली उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। विदाउट आईटीआर फाइलिंग आप जो टीडीएस का जो है क्रेडिट नहीं ले सकते, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद बात आई कि बैंक ने जो आपका टैक्स डिडक्ट किया, बैंक उस टैक्स को क्या करता है? बैंक उस टैक्स को डिपॉजिट करा देता है इन गवर्नमेंट अकाउंट।
इन गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो टैक्स डिपॉजिट करा दिया जाता है। और उसके साथ ही बैंक क्या करता है, टैक्स की पेमेंट करता है और उसके साथ ही एक रिटर्न फाइल करता है, टीडीएस रिटर्न। और उस टीडीएस रिटर्न में वो बताता है कि ड्यूरिंग द पीरियड उसने कितने व्यक्तियों को कितना ब्याज दिया और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया। तो यहां पर मान लीजिए मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। बैंक ने मिस्टर एक्स को भी इंटरेस्ट दिया, वाई को भी इंटरेस्ट दिया, जेड को भी इंटरेस्ट दिया, ए को भी इंटरेस्ट दिया, बी को भी इंटरेस्ट दिया। तो बैंक क्या करेगा, इन सभी को दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट करेगा और उसकी पेमेंट करेगा। और उसकी पेमेंट करने के बाद एक रिटर्न फाइल करेगा और रिटर्न के अंदर वो डिटेल देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसने किस किस व्यक्ति को कितना कितना ब्याज दिया और उस पर कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया और पे कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उस टीडीएस रिटर्न से जो भी डिटेल्स उसको रिसीव होगी वो क्या करेगी, जिस जिस व्यक्ति की जो जो इनकम है उसके अकाउंट में, कौन से अकाउंट में, इनकम टैक्स पोर्टल पे जो आपका अकाउंट होता है उसमें फॉर्म 26AS के अंदर वो डिटेल्स क्या कर देगी, अपडेट कर देगी। इसका मतलब कि मिस्टर एक्स जब अपना फॉर्म 26AS देखेंगे तो उसमें उसको दिखाई देगा कि बैंक ने उसको कितना इंटरेस्ट पे किया और उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। इसी तरह मान लीजिए मिस्टर वाई का टीडीएस डिडक्ट किया गया है बैंक के द्वारा, तो मिस्टर वाई के 26AS में मिस्टर वाई को दिखाई देगा कि बैंक ने मिस्टर वाई को कितना इंटरेस्ट दिया, कितना टैक्स डिडक्ट किया। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट आप देख रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो है आपने देखा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मान लीजिए 18,000 रुपए का ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो ऐसे में ये 18,000 रुपए क्या है, आफ्टर टीडीएस है। आफ्टर टीडीएस 20,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, उसमें 10% 2,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया और बैलेंस 18,000 रुपए बैंक में पे कर दिया गया। तो अब जब आप इनकम देखेंगे तो इनकम आपकी मानी जाएगी 20,000 रुपए, ना कि 18,000 रुपए। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस टाइम जो इनकम डिक्लेयर करेंगे वो इनकम डिक्लेयर करेंगे 20,000 रुपए, और इस 2,000 रुपए का क्या करेंगे, अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी से क्रेडिट लेंगे। और अगर आपकी कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो आप इस 2,000 रुपए का रिफंड लेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकम डिक्लेयर करते हैं वो आपकी बिफोर टीडीएस, टैक्स डिडक्ट करने से पहले जो आपकी इनकम होती है वो आपकी इनकम होती है, और टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आपको रिसीव होती है वो आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होती है, और जो टीडीएस आपका डिडक्ट होता है उसका आप क्रेडिट लेते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब मान लीजिए फॉर्म 26AS में यह टीडीएस नहीं आता, तो ऐसे में मिस्टर एक्स को क्या करना चाहिए, ऐसे में मिस्टर एक्स को बैंक से अप्रोच करना चाहिए कि मेरा जो आपने टैक्स डिडक्ट किया है उसके रिगार्डिंग मुझे कोई प्रूफ दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, फॉर्म 16A जो है वो मिस्टर एक्स को देगा, और उस फॉर्म 16A में बताएगा कि कितना उसने आपको इंटरेस्ट पे किया, उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट किया और कितनी नेट अमाउंट आपको पे की। और हम देखेंगे अगर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो फॉर्म 16 दिया जाता है, और सैलरी के अलावा क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, प्रोफेशनल फीस हो सकती है,
इन सब पर अगर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो जो डिडक्टर है वो क्या देगा, वो डिडक्टर देगा फॉर्म 16A। तो इन दैट सिचुएशन क्या दिया जाएगा, फॉर्म 16A। तो ध्यान रखें, अगर सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो इन दैट सिचुएशन फॉर्म 16 दिया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। और अगर अदर देन सैलरी है, इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल फीस है, कॉन्ट्रैक्ट फीस है, रेंट है, कमीशन है, तो इन दैट केस फॉर्म 16A। और जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको कहा जाता है डिडक्टर, और जिसका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको कहा जाता है डिडक्टी। तो जो फॉर्म 16 या फॉर्म 16A है वो डिडक्टर के द्वारा डिडक्टी को दिया जाता है। अगर डिडक्टर ने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो फॉर्म 16 देगा, और अगर डिडक्टर ने अदर देन सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो फॉर्म 16A देगा। तो आई होप ये बेसिक जो है आपको समझ में आए होंगे टीडीएस के रिगार्डिंग। तो यहां पर ध्यान रखें, फॉर्म 16, फॉर्म 16A कब एप्लीकेबल होंगे, फॉर्म 26A क्या होता है, इसको हम इनकम टैक्स में भी काफी सारा समय लगा चुके हैं कि बेसिकली जिसने भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया उस व्यक्ति ने सही सही टीडीएस डिडक्ट किया, सही सही टीडीएस डिपॉजिट कराया, वो सभी डिटेल आपको फॉर्म 26A से मिल जाती है। जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको माई अकाउंट के अंदर फॉर्म 26A का ऑप्शन दिखाई देता है। उसके बाद बात आती है टीडीएस रिटर्न क्या होती है। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया कि बैंक ने जो आपका 9,000 रुपए का टीडीएस काटा, तो बैंक जो है गवर्नमेंट को बताता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताता है कि ये जो टीडीएस उसने काटा है 9,000 रुपए का, किस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया है, कितनी अमाउंट उसको पे की जानी थी, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया और कितनी नेट अमाउंट उसको पे की गई। ये सभी डिटेल जिस फॉर्म में देता है उस फॉर्म को कहा जाता है टीडीएस रिटर्न। हम देखेंगे जब सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो फॉर्म 24Q फाइल किया जाता है, और जब अदर देन सैलरी पर टीडीएस काटा जाता है तो फॉर्म 26Q फाइल किया जाता है, और जब एक नॉन रेजिडेंट के लिए जो टीडीएस काटा जाता है तो फॉर्म 27Q फाइल किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, टीडीएस रिटर्न फॉर्म्स हैं जो आप फाइल करते हैं, और जिसके अंदर डिडक्टर जो होता है, डिडक्टर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया वो यह बताता है कि उसने किस व्यक्ति का टीडीएस डिडक्ट किया, कितनी अमाउंट उसको पे की, कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया। और जब यह रिटर्न फाइल कर दी जाती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन डिटेल्स को जो भी रिस्पेक्टिव डिडक्टी होता है जिसका टीडीएस डिडक्ट किया गया है, उनके फॉर्म 26AS के अंदर वो डिटेल क्या कर देती है, अपडेट। और जब यह व्यक्ति फॉर्म 26AS देखता है तो उसके अंदर उसको पता चलता है कि किस किस व्यक्ति ने साल भर में उसका टैक्स डिडक्ट किया और किस किस व्यक्ति ने साल भर में उसका टीडीएस डिडक्ट करने के बाद सही सही डिपॉजिट करा दिया। फॉर्म 16A हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर डिडक्टर ने सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट किया है तो ऐसी केस में फॉर्म 16 आता है, और अगर अदर देन सैलरी मींस आपको कमीशन दिया गया, रेंट दिया गया, प्रोफेशनल फीस दी गई, उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो फॉर्म 16A जो है वो आपको दिया जाता है बाय द डिडक्टर टू द डिडक्टी। तो अब यहां पर क्या होगा, मिस्टर एक्स जो है वो अपनी सही 90,000 रुपए की इनकम जो है, इंटरेस्ट इनकम, उसको अपनी आईटीआर के अंदर, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पर हमने जो केस आपको बताया था, अगर आपका टैक्स बनता है 1,500 रुपए और 900 रुपए का आपका टैक्स डिडक्ट किया गया है तो आपको टैक्स पे करना होगा 600 रुपीज। दूसरा केस बताया गया, आपका टैक्स बनता है 900 रुपीज और 900 रुपीज का ही आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपको टैक्स पे करना है निल। तीसरा केस बताया गया, आपका टैक्स बनता है 700 रुपीज, आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 900 रुपीज, तो आपको रिफंड मिलेगा 200 रुपीज का। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, आईटीआर फाइल करनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी।
फोर्थ केस, आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, नील है आपकी टैक्स लाइबिलिटी, इन दैट सिचुएशन आपका टैक्स डिडक्ट कर लिया गया 900 रुपीज, तो यहां पर आपको रिफंड मिलेगा पूरा 900 रुपीज का, आपके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए अगेन आपको क्या करना होगा, ITR फाइल करनी होगी। अब यहां पर एक और बात आती है कि ये जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है, ये टैक्स कितना डिडक्ट किया जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि अगर हमें कहीं से भी कोई इनकम रिसीव होनी है तो जो डिडक्टर है, जो पेमेंट करने वाला है, वो क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन अब बात आती है वो कितना टैक्स डिडक्ट करेगा। तो इसके लिए अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स बताई गई और उन पर अलग अलग रेट ऑफ TDS बताया गया। तो अभी हम देखेंगे सेशन के दौरान, हम काफी सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 193, सेक्शन 194A, सेक्शन 194C, सेक्शन 194G, सेक्शन 194H। तो इस तरह हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेक्शंस आपके अभी जो है डिस्कस करेंगे और वहां पर देखेंगे अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट बताई गई और अलग अलग रेट ऑफ TDS बताया गया। तो अब बात आती है कि TDS जो है वो किस किस इनकम पर डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर अगर आपको सैलरी इनकम रिसीव होती है तो ऐसे में जो इंप्लॉयर है वो आपको सैलरी दे रहा है, तो ऐसे में जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है जिसकी पेमेंट करने वाला कौन है, इंप्लॉयर है। तो इंप्लॉयर क्या करेगा, उस सैलरी इनकम पर टैक्स काटेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा और डिडक्ट करने के बाद आपको जो है सैलरी की पेमेंट करेगा। अभी हमने देखा था इंटरेस्ट इनकम, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है उस पर क्या करेगा, टैक्स डिडक्ट करेगा। फिर हमने देखा कि अगर आप हॉर्स रेसेस जीतते हैं, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, जब हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को डिस्कस किया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि यह एक स्पेशल इनकम होती है और इस पर जो है फ्लैट 30% का टैक्स होता है। तो क्या होता है, जब भी आप जो है हॉर्स रेसेस जीतते हैं तो ऐसे में जो आपको प्राइज दिया जाने वाला है उस प्राइज पर भी आपका टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही आपको पेमेंट की जाती है। उसके अलावा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने किसी के लिए काम किया है तो ऐसे में जो पेमेंट देने वाला है वो क्या करेगा, उस पर टैक्स डिडक्ट करेगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। उसके अलावा जो है कमीशन, ब्रोकरेज, अगर आपने जो है एज ए एजेंट कोई काम किया है और उस पर आपको कोई कमीशन रिसीव होना है तो ऐसे में जो पेमेंट करने वाला है वो क्या करेगा, उस कमीशन पर टैक्स डिडक्ट करेगा और टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको कमीशन की पेमेंट करेगा। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेल होती है उस पर भी जो है 1% का TDS एप्लीकेबल होता है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो जो बायर होता है, जो पेमेंट करने वाला होता है, वो क्या करेगा, 1% का TDS डिडक्ट करने के बाद जो है बैलेंस अमाउंट को आपको पे करेगा। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, अगर आउट ऑफ इंडिया आप कोई पेमेंट करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट करते हैं जो जिसका स्टेटस है नॉन रेजिडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो आप पेमेंट करेंगे उस पर आप टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करेंगे। तो अब बात आई, क्या इन सभी केसेस में 100% टैक्स डिडक्ट होगा ही होगा? द आंसर इज नो। हम देखेंगे ये जो अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं इन पर अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं, अगर उन कंडीशंस के दायरे में आते हैं तो ही डिडक्टर जो है वो TDS डिडक्ट करेगा। अगर जो डिडक्टर है वो उन कंडीशंस के अंदर नहीं आता है तो डिडक्टर TDS डिडक्ट नहीं करेगा, पूरी की पूरी जो पेमेंट है वो की जाएगी। तो ध्यान रखें, टैक्स डिडक्शन की बात हमेशा डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी, जो पेमेंट करने वाला है, जो जहां से आपका जो सोर्स ऑफ इनकम अराइज होता है। जो भी लोग GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, TDS सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज GST को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, TDS को लेकर, न्यू GST QRMP स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।
उसके बाद हमारा यहां पर आता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, 10 नंबर जिसको बेसिकली बोला जाता है। जैसे हमने देखा था इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है इस पैन नंबर के बेस पर ही जो है ऑपरेट किया जाता है। सेम चीज टीडीएस के अंदर है, जो टीडीएस का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो ऑन द बेसिस ऑफ 10 नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, इसी बेसिस पर ही पूरा जो टीडीएस है वो आपका ऑपरेट किया जाता है। तो अगर कोई भी डिडक्टर है, डिडक्टर कौन, पेमेंट करने वाला, अगर किसी डिडक्टर को टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में उसको क्या करना होगा, जो है उसको 10 नंबर वो जो है ऑब्टेन करना होगा। यह भी एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। इसके अंदर 4 डिजिट आपके अल्फाबेट्स होते हैं, 5 डिजिट्स नंबर होते हैं, अगेन आपका लास्ट डिजिट एक अल्फाबेट होता है। आप देखेंगे पेन नंबर के अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पेन नंबर में स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो है अल्फाबेट्स होते हैं, 4 डिजिट्स नंबर होते हैं और 1 डिजिट अगेन अल्फाबेट होता है। लेकिन 10 नंबर के अंदर जो है यहां पर 4 डिजिट अल्फाबेट्स, 5 डिजिट्स नंबर्स और 1 डिजिट अल्फाबेट्स। तो यहां पर पैटर्न जो थोड़ा सा अलग रहता है, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म 49B फिल करना होता है फॉर ऑब्टेनिंग 10 नंबर टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। अगेन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन फॉर्म था उसी तरह का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म 49B। और जिस तरह आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के अंदर पैन नंबर अप्लाई करते थे उसी तरह जो है आप ऑनलाइन 10 नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। 10 stands for tax deduction account number. It is digit alphanumeric number required to obtain by all the persons who are responsible for deducting or collecting tax. तो जिस भी व्यक्ति को टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है या फिर टैक्स कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, तो इन दैट सिचुएशन क्या है, इन दैट सिचुएशन जो है उसको 10 नंबर ऑब्टेन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। Section 203A of the Income Tax Act 1961, it is mandatory to quote tax deduction account number allotted by the Income Tax Department on all the TDS returns and TDS payment. तो बेसिकली क्या है कि विदाउट 10 नंबर ना तो आप टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं ना ही टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 10 नंबर लेना ही होगा अगर आपको टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। The procedure for application of 10 is very simple and can be done by online filing of form 49B. तो आप फॉर्म 49B को जो है ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी जो है आप फाइल कर सकते हैं। आपको फॉर्म 49B का प्रिंट आउट लेना होगा, उसको फिल करना होगा और किसी भी NSDL सेंटर पर आप डिपॉजिट कराते हैं विद ए नॉमिनल फीस ऑफ 60 to 70 रुपीज। आप यह जो 10 नंबर है इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं। उसके बाद ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स, जिस भी व्यक्ति ने टैक्स डिडक्ट किया उसकी क्या ड्यूटी बनती है। हमने देखा हमारे एग्जाम्पल के अंदर बैंक ने क्या किया, जो इंटरेस्ट पे करना था उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट किया ऑफ ₹9,000। तो अब उस 9,000 रुपए का बैंक क्या करेगा, तो वो जो 9,000 रुपए है वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कराए जाएंगे। The person responsible for deducting the tax at source should deposit the sum so deducted to the credit of the central government within prescribed limit। और उसके लिए एक टाइम लिमिट दी गई कि कब आपको वह पैसा जमा कराना है। उसके लिए बताया गया आपको यह चेक करना है कि जो डिडक्टर है जिसने टैक्स डिडक्ट किया वो क्या कोई ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर अदर देन गवर्नमेंट है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस है तो ऐसे में उसको 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया कि आपको जो है टैक्स की पेमेंट करनी है और इसके लिए आपको कोई इनकम टैक्स चालान जो है प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में सेम डे जिस दिन टैक्स डिडक्ट किया गया उसी दिन पेमेंट जो है आपकी मान ली जाती है। और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ही दूसरा ऑप्शन दिया गया कि आप इनकम टैक्स का जो चालान होता है, हम देखेंगे चालान 281, चालान 281 के जरिए जो है टीडीएस की पेमेंट की जाती है टू दी गवर्नमेंट।
तो हम देखेंगे कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो जो है इनकम टैक्स चालान के जरिए इस टीडीएस की पेमेंट करना चाहते हैं तो उनको ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स डिडक्शन इज मेड, तो जिस भी महीने में टैक्स डिडक्ट किया गया उस महीने के अगले महीने की 7 तारीख तक वो जो है टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। तो मान लीजिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसने जून महीने में टीडीएस डिडक्ट किया, तो ऐसे में 7 जुलाई तक जो है वो टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। और मान लीजिए जुलाई में टीडीएस जो है डिडक्ट किया तो 7 अगस्त तक टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। तो ध्यान रखें गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जो भी ऑफिसेज गवर्नमेंट के अंडर आते हैं उनके केस में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप विदाउट पेइंग इनकम टैक्स चालान, या तो आप बिना इनकम टैक्स चालान के जरिए पेमेंट कर दीजिए। उसमें क्या होता है, उसमें एक बुक एडजस्टमेंट की जाती है, बुक एडजस्टमेंट की जाती है, सिर्फ एक एंट्री पास कर दी जाती है उस पेमेंट के लिए, और उस केस में क्या होगा, सेम डे पर ही आपकी जो है पेमेंट मान ली जाती है। और अगर मान लीजिए आप बुक एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते तो इन दैट सिचुएशन क्या करना होगा, इनकम टैक्स चालान जो है चालान 281 के जरिए टीडीएस की पेमेंट करनी होगी, और उस केस में बताया गया अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जो है वो टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। अब बात आती है अदर देन गवर्नमेंट, जिसमें आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनीज वगैरह को कवर किया जाता है। उनके केस में बताया गया अगर अप्रैल से लेकर अप्रैल टू फरवरी टैक्स डिडक्ट किया गया है तो हर महीने के अगले महीने की 7 तारीख तक जो है टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। फॉर एग्जांपल अगर अप्रैल में किया गया है तो 7 मई में किया गया है तो 7 जून में किया गया है तो 7 जुलाई में किया गया है तो 7 अगस्त में किया गया है तो 7 सितंबर में किया गया है तो 7 अक्टूबर में किया गया है तो 7 नवंबर में किया गया है तो 7 दिसंबर में किया गया है तो 7 जनवरी, और जनवरी में किया गया है तो 7 फरवरी, और फरवरी में किया गया है तो 7 मार्च। लेकिन अगर मार्च में किया गया है तो उसके लिए आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है और 30 अप्रैल तक जो है आप उस टैक्स को डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ध्यान रखें अप्रैल से लेकर फरवरी तक आपको जो है हर महीने, जिस भी महीने में आपने टैक्स डिडक्ट किया उससे अगले महीने की 7 तारीख तक जो है वो टीडीएस आपको गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कराना होता है। सिर्फ मार्च महीने के अंदर एक छूट दी गई, मार्च महीने में अगर आपने टैक्स डिडक्ट किया है तो आप उसको 30 अप्रैल तक जो है डिपॉजिट करा सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको पहले चेक करना है जिसके लिए भी आप टीडीएस की पेमेंट करने जा रहे हैं, क्या वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में आता है या फिर अदर देन गवर्नमेंट ऑफिस में कवर होता है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस में कवर होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बुक एडजस्टमेंट के जरिए जो है टीडीएस की पेमेंट कर देते हैं, ऐसे में सेम डेट, जिस डेट पर आपने टैक्स डिडक्ट किया है सेम डेट पर ही आप वो बुक एडजस्टमेंट करते हैं और सेम डेट पर ही आपकी पेमेंट मानी जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स चालान नंबर 281 के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको हर महीने के जो है जिस भी महीने में आपने टैक्स डिडक्ट किया उससे अगले महीने की जो 7 तारीख होती है उस तक अपना टीडीएस डिपॉजिट कराना होता है। उसके अलावा जो अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसेज में कवर होते हैं जिसमें आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सभी कवर होते हैं, उस केस में आपको ध्यान रखना है अप्रैल से लेकर फरवरी तक आपको 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का टाइम दिया गया और मार्च के महीने के लिए आपको 30 अप्रैल तक का समय दिया गया। Further, an employer paying tax on non-monetary perquisites provided to employees in connection with Section 192(1)(a) should deposit within the prescribed limit the tax to the credit of the central government as the board directs। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है बाय द एम्प्लॉयर, तो आपने देखा होगा एम्प्लॉयर किस पर टीडीएस डिडक्ट करता है, सैलरी पर। और सैलरी के अंदर क्या क्या आता है, सैलरी के अंदर आपका जो है बेसिक सैलरी, डीए, अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो सभी आते हैं और उस पर क्या किया जाता है, टैक्स डिडक्ट किया जाता है।
परक्विजिट्स के अंदर आपकी एक नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स होती है। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स को जब हमने सैलरी हेड में डिस्कस किया था तो वहां पर हमने आपको बताया था कौन सी परक्विजिट्स मॉनेटरी परक्विजिट्स होती हैं, कौन सी परक्विजिट्स जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स होती है। तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पर भी क्या है, एम्प्लॉयर अगर जो है टैक्स पे करता है तो वो अकॉर्डिंगली जो है जो डेट्स यहां पर आपको बताई गई है उनके अकॉर्डिंग ही पेमेंट करनी होगी। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए हम समय रहते टीडीएस डिपॉजिट नहीं करा पाते हैं तो क्या होगा। तो इन दैट सिचुएशन यहां पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में बैंक ने जो इंटरेस्ट पे किया 9,000 रुपए का, 90,000 रुपए का, जिस पर 9,000 रुपए का टैक्स डिडक्ट किया गया। मान लीजिए वो 90,000 रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट की जानी थी 1 जुलाई 2019 को, और बैंक ने क्या किया, बैंक ने इस पर टैक्स काटा 1 नवंबर 2019 को 9,000 रुपए का, और बैंक ने इसको डिपॉजिट कराया 1 मार्च 2020 को। तो यहां पर आप देखेंगे दो एलिमेंट्स हमारे यहां पर आ जाते हैं। नंबर 1 लेट डिडक्शन, कि बैंक ने जो 90,000 रुपए की पेमेंट करनी थी वो 1 जुलाई 2019 को करनी थी, तो टैक्स भी 1 जुलाई 2019 को ही डिडक्ट किया जाना था, लेकिन बैंक ने यहां पर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, बैंक ने डिडक्ट किया 1 नवंबर 2019 को। तो यहां पर आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 मंथ्स जो है आपका टीडीएस लेट डिडक्ट किया गया, और उसके बाद 1 नवंबर को टैक्स डिडक्ट किया गया और 1 मार्च को डिपॉजिट कराया गया। हमने देखा कि बताया गया था अप्रैल से लेकर फरवरी तक जो है आपको डिपॉजिट कराना होता है नेक्स्ट ऑफ दी 7th, नेक्स्ट मंथ में जो भी आपका 7th आता है। तो हमारा यहां पर 1 नवंबर को डिडक्ट किया गया, तो 7 दिसंबर को इसकी पेमेंट की जानी थी, लेकिन हमने पेमेंट की 1 मार्च को। तो अगेन हमने क्या किया, लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आए तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा इंटरेस्ट, लेट डिडक्शन के लिए इंटरेस्ट या फिर लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिले डिपॉजिट, तो हम लेट पेमेंट के लिए जो है इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जनरली वो आपका 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए चार्ज किया जाता है। दैट मीन्स जिस भी महीने में, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के जरिए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जांपल को हम यहां पर रिपीट करते हैं कि बैंक के द्वारा 1 जुलाई को डिडक्ट किया जाना था, 1 नवंबर को डिडक्ट किया गया और 1 मार्च को पेमेंट की गई। तो अब यहां पर बात आती है, हमें पेमेंट करनी थी 7 दिसंबर को, लेकिन हमने पेमेंट की 1 मार्च को। तो हमें यहां पर जो है इस पीरियड से इस पीरियड तक के लिए और इस पीरियड से इस पीरियड तक के लिए 2 इंटरेस्ट पे करने होंगे। ये वाला हमारा होगा लेट डिडक्शन इंटरेस्ट और ये वाला इंटरेस्ट होगा लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस इंटरेस्ट। तो अब यहां पर कहा गया कि हमें 1.5% पर मंथ, तो हमारे केस में 9,000 रुपए का टीडीएस था, तो 9,000 रुपए का 1.5% हम यहां पर जो है पर मंथ। अब कितने महीने के लिए, अब आपको ध्यान रखना है, हमें 7 दिसंबर से यहां तक का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, हमें जिस डेट से हमने डिडक्ट किया 1 नवंबर से 1 मार्च तक का इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आपको ध्यान रखना है
जहां पर आपको ड्यू डेट थी, डिपॉजिट कराना था, अगर आपने नहीं कराया तो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन से इंटरेस्ट पे करना होगा, ना कि फ्रॉम द ड्यू डेट। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जिस डेट में आपने डिडक्शन की उस डेट से लेकर जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं उस डेट तक जो है आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो हमारे केस में कितना हो गया, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का भी एक दिन यहां पर आ गया है। तो अब ध्यान रखें, यहां पर 5 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि यहां पर कहा गया है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर महीने में एक दिन भी आपका ऊपर हो गया तो आपको पूरे महीने का ब्याज देना होगा। तो यहां पर हमारा जो ब्याज निकल कर आएगा वो आपका आएगा 9,000 रुपए इंटू 1.5% इंटू 5 मंथ। तो ये आपका आ जाता है 607 रुपए 50 पैसे। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो कि आप जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो फ्रॉम दी डेट ऑफ डिडक्शन। ये आपका 675 जो है इंटरेस्ट आ जाता है, जिस डेट से आपने टैक्स डिडक्ट किया है वहां से लेकर अप टू द डेट ऑफ पेमेंट का इंटरेस्ट पे करेंगे, ना कि ड्यू डेट से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस के केस में क्या होगा। अब यहां पर एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि लॉकडाउन की वजह से जो टीडीएस पर इंटरेस्ट लगाया गया था उसके अंदर कुछ रिलीफ दी गई थी। तो वो रिलीफ हम एक बार देख लेते हैं कि वो रिलीफ क्या दी गई। वो रिलीफ यहां पर यह दी गई कि अगर जो टैक्स डिपॉजिट कराने की ड्यू डेट टू डिपॉजिट टैक्स फॉल्स विद इन बिफोर 20th मार्च 2020, अगर ड्यू डेट 20 मार्च से पहले आ चुकी थी, हमने देखा था जो लॉकडाउन हुआ था वो 21 मार्च से हुआ था, तो उस केस में कहा गया कि जो भी ड्यू डेट 20 मार्च से पहले थी उस केस में कोई रिलीफ नहीं दी जाएगी, आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। उसकी पेमेंट आप भले ही कभी भी करो, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड के दौरान करो, चाहे लॉकडाउन के पीरियड के बाद करो, चाहे लॉकडाउन के पीरियड से पहले करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मेन क्या बात ध्यान रखनी है कि उसकी जो ड्यू डेट थी पेमेंट करने की वो आपकी 20 मार्च से पहले होनी चाहिए। तो उस केस में आपके लिए कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद बात आई कि अगर ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच आ रही है, 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच आ रही है और आपने वो पेमेंट कर दी ऑन और बिफोर 30 जून, 30 जून 2020 तक अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको 0.75% पर मंथ, हमने देखा था 1.5 होता है, उसका हाफ कर दिया गया 0.75% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो 50% यहां पर वेवर दिया गया। लेकिन दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, ड्यू डेट कब आनी चाहिए? 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच, और पेमेंट कब होनी चाहिए? ऑन और बिफोर 30 जून 2020। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो ही आपको 0.75% का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा, अदरवाइज आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर मान लीजिए ड्यू डेट आती है 30 जून और उसके बाद, तो ऐसे में अगेन कोई रिलीफ नहीं दी गई, आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एक ही सिचुएशन में आपको बेनिफिट मिलता है, वो अगर आपकी ड्यू डेट 20 मार्च से लेकर 29 जून 2020 तक है और आपने टैक्स की टीडीएस की पेमेंट जो है 30 जून 2020 से पहले कर दी है। तो इंटरेस्ट के केस में आपको नॉर्मली ध्यान रखना है 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपको जो है इंटरेस्ट पे करना होता है। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब यहां पर ये है, एक महीने से एक दिन भी अगर आप ऊपर चले जाते हैं तो आपको पूरे महीने का ब्याज देना होगा। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन डिले डिडक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए यहां पर टैक्स ही जो है लेट डिडक्ट किया गया तो आपको क्या करना होगा? इंटरेस्ट पे करना होगा लेट डिडक्शन के लिए।
और वो लेट डिडक्शन के लिए आप इंटरेस्ट पे करेंगे 1%। मान लीजिए यहां पर डिडक्शन की जानी थी 1 जुलाई को, लेकिन आपने डिडक्शन की है 1 नवंबर को, तो यहां पर आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 1 नवंबर, तो अगेन यहां पर पार्ट ऑफ द मंथ इंक्लूड किया जाएगा। तो यहां पर कितने महीने, 1 2 3 4 5, 5 महीने का आपको यहां पर भी ब्याज देना होगा। लेकिन यह ब्याज कितना होगा, यह ब्याज होगा 9,000 रुपए इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स, जो कि आपका जाता है 450 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे पे करना होगा 450 प्लस 675, तो ये आपका आ जाता है 1125। 450 मेरा है लेट डिडक्शन के लिए और 675 है मेरा लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस के लिए। अच्छा, मैंने अगर मान लीजिए सही समय पर ही टैक्स डिडक्ट किया है तो क्या मुझे डिडक्शन का इंटरेस्ट पे करना होगा, लेट डिडक्शन का? तो आंसर इज नो। जब आपने जिस समय पर टैक्स डिडक्ट करना था उसी समय पर टैक्स डिडक्ट किया है तो आपको लेट डिडक्शन के लिए कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। फिर आप देखेंगे अगर आपने समय रहते पेमेंट की है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लेट पेमेंट का जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आई होप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे आपसे 2 तरह के इंटरेस्ट पूछे जाते हैं, लेट डिडक्शन के लिए कितना इंटरेस्ट है और लेट पेमेंट के लिए कितना इंटरेस्ट है। ये तो थी पेमेंट की बात। अब बात आती है कि रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस दिए गए। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति टैक्स डिडक्ट करता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करता है, एक डिटेल बनाकर देता है कि उसने किस किस व्यक्ति का कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया और कितनी कितनी इनकम की पेमेंट की। तो अगर जो है डिडक्टर जो है जिसने टैक्स डिडक्ट किया वो एक एम्प्लॉयर है और उसने सैलरी पर टैक्स डिडक्ट किया है तो वो फॉर्म फाइल करेगा, फॉर्म 24Q। जो रिटर्न फॉर्म जहां पर ये बताया गया, रिटर्न फॉर्म आपका है फॉर्म 20Q फॉर सैलरी पेमेंट्स, और जिसको डील किया जाता है सेक्शन 192 के जरिए। उसके अलावा जो मैंने बताया था अदर देन सैलरी के केस में जो है आपका फॉर्म 26Q जाता है फॉर ऑल अदर पेमेंट्स। सेक्शन 193 से लेकर सेक्शन 196D तक डील किया जाता है। यहां पर ध्यान रखना है जो किसी रेजिडेंट को पेमेंट की जाती है तो ही फॉर्म 26Q में आता है। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जाएगी तो आपके उसको फॉर्म 27Q के जरिए फाइल करना होगा। सेक्शन 193 टू 196D के जरिए ही फॉर्म 27Q डील किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है टीसीएस का, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी सेशन के दौरान। अभी आपको ध्यान रखना है अगर टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए अगर मान लीजिए रिटर्न फाइल करनी है तो वो फॉर्म 27EQ के अंदर फाइल की जाएगी। तो क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो ध्यान रखें टीडीएस के रिगार्डिंग 3 रिटर्न बताई गई, 24Q, 26Q, 27Q। अगर सैलरी के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी है टीडीएस की तो फॉर्म 24Q फाइल करेंगे, अदर देन सैलरी के लिए 26Q फाइल करेंगे। लेकिन जब वो रेजिडेंट्स के केस में टैक्स डिडक्ट किया गया है तो ही 26Q फाइल होगा। अगर नॉन रेजिडेंट के केस में जो है पेमेंट की गई है, टैक्स डिडक्ट किया गया है तो 27Q फाइल किया जाएगा। और अगर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के लिए रिटर्न फाइल की जा रही है, टीसीएस के लिए रिटर्न फाइल की जा रही है तो फॉर्म 27EQ के अंदर फाइल किया जाएगा। अब बात आती है कि ये हमें कब तक फाइल करनी होती है। तो इनके जो टाइम लिमिट बताया गया वो क्वार्टरली बताया गया, ऑन दी बेसिस ऑफ क्वार्टर्स। अप्रैल से लेकर जून तक, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, जुलाई से लेकर 30 सितंबर, अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च। पूरे प्रीवियस ईयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च। हमने देखा कि टैक्स की पेमेंट तो मंथली करनी है क्योंकि वहां पर बताया गया था अप्रैल से लेकर फरवरी तक आप जो है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करेंगे और मार्च का जो टीडीएस है वो आप 30 अप्रैल तक पे करेंगे। और उसी तरह हमने देखा था कि अगर अदर देन जो है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनके केस में हमने देखा था अगर बुक एडजस्टमेंट के जरिए टीडीएस पे किया जा रहा है तो ऑन द सेम डेट, और अगर इनकम टैक्स चालान के जरिए फॉर्म जो है चालान नंबर 281 के जरिए पे किया जा रहा है तो 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब
जब रिटर्न्स की बात आती है तो रिटर्न्स के लिए टाइम लिमिट रखी गई क्वार्टरली और टीडीएस पेमेंट के लिए टाइम लिमिट रखी गई मंथली। तो अब यहां पर हम देखते हैं पहले ओल्ड का मतलब जो जनरल जो टाइम लिमिट रखी गई थी अप्रैल से लेकर 30 जून तक के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी होती है 31 जुलाई, अगले महीने की 31 जुलाई तक। जुलाई से लेकर सितंबर के लिए रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के लिए लास्ट डेट होती है 31 जनवरी और जनवरी से मार्च तक के लिए लास्ट डेट होती है 31 मई। ध्यान रखें, हर क्वार्टर में एक एक महीने का समय दिया गया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 2 महीने का समय आपको दिया जाता है। हमने देखा था टीडीएस की पेमेंट में भी वहां पर भी ग्रेस पीरियड दिया गया था, तो यहां रिटर्न फाइलिंग में भी ग्रेस पीरियड दिया गया है। अब बात आती है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से इसमें क्या चेंजेस किए गए। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया क्योंकि उस दौरान कोई भी कोविड-19 की सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी। लेकिन ये जो सिचुएशन अराइज हुई मार्च के अंदर, उसकी वजह से जो है आपका जनवरी टू मार्च वाला जो लास्ट क्वार्टर था उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई थी 31 जुलाई 2020 तक। तो आपको जो है फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिगार्डिंग फोर्थ क्वार्टर की जो टीडीएस रिटर्न है, चाहे वो फॉर्म 24Q हो, चाहे वो फॉर्म 26Q हो, चाहे वो फॉर्म 27Q हो, चाहे वो फॉर्म 27EQ हो, कोई भी फॉर्म हो, वो आपको पे करना था 31 जुलाई 2020 तक। अब अगर आप 31 जुलाई 2020 के बाद पे करेंगे तो ऐसे में पे करेंगे मतलब अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, लेट फीस पे करनी होगी, पेनल्टी पे करनी होगी, क्योंकि ये थी ड्यू डेट्स। अगर आप इन डेट्स के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर देते तो आपके ऊपर कोई भी जो है पेनल्टी या लेट फीस नहीं लगाई जाती। लेकिन अगर आपने इनमें डिफॉल्ट किया है, इन डेट्स के बाद रिटर्न फाइल की है, तो आपके ऊपर लेट फीस या पेनल्टी लगाई जाएगी। ये तो थी 1920 की बात। अब बात करते हैं 2021 की बात। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की अगर मैं बात करूं जो कि करंटली चल रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है ध्यान रखें, क्वार्टर फर्स्ट, क्वार्टर सेकंड, क्वार्टर थर्ड, इन तीनों के लिए जो है ड्यू डेट ऑलरेडी एक्सटेंड की जा चुकी है। 31 मार्च 2021 तक आप इन तीनों क्वार्टर्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी होगी। अगर आप 31 मार्च 2021 के बाद फाइल करेंगे तो ऐसे में आपको लेट फीस पेनल्टी पे करनी होगी। और लास्ट क्वार्टर के रिगार्डिंग कोई भी डेट चेंज नहीं की गई है। हमने देखा था प्रीवियस ईयर 1920 में जो है 31 मई 2020 थी और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 31 मई 2021 थी। तो ये आपकी जो जनरल ड्यू डेट होती है उसी के अकॉर्डिंग रखी गई है। अभी इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो ध्यान रखें, यहां पर ये जो रेट्स दी गई हैं ये जनरल ड्यू डेट्स हैं जो आपकी एप्लीकेबल रहती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो है ये आपकी नई ड्यू डेट्स आ जाती हैं। उसके बाद ये तो थी टीडीएस रिटर्न्स की बात, फॉर्म 24Q, फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q। अब बात आती है टीसीएस रिटर्न्स की। तो टाइम लिमिट फॉर टीसीएस रिटर्न्स। तो टीसीएस रिटर्न्स के लिए हमें फाइल करना होता है फॉर्म 27EQ। तो इसके रिगार्डिंग ध्यान रखें, यहां पर भी अगेन आपको क्वार्टरली ही टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, लेकिन इनकी ड्यू डेट्स में थोड़ा सा चेंज है। वहां पर हमने देखा था 1 महीने का समय दिया जाता है, जब आपका क्वार्टर एंड होता है उसके 1 महीने तक आप जो है अपनी रिटर्न फाइल कर पाते हैं। लेकिन यहां पर 15 दिन का ही समय दिया गया है। आप देखेंगे अप्रैल से लेकर जून तक के लिए रिटर्न फाइल करनी होती है 15 जुलाई तक, जुलाई टू सितंबर के लिए रिटर्न फाइल करनी होती है 15 अक्टूबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के लिए रिटर्न फाइल करनी होती है 15 जनवरी तक, और लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा ग्रेस पीरियड ज्यादा दिया जाता है। तो जनवरी टू मार्च के लिए आप 15 मई तक जो है अपनी टीसीएस रिटर्न फाइल कर पाते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से फाइनेंशियल ईयर 1920 में यहां पर कुछ चेंजेस किए गए। फर्स्ट 3 क्वार्टर में कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि यहां पर लॉकडाउन की कोई भी सिचुएशन नहीं थी। लास्ट क्वार्टर में डेट एक्सटेंड की गई 31 जुलाई 2020 तक। तो दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जिन लोगों की भी टीसीएस रिटर्न्स पेंडिंग थी वो 31 जुलाई 2020 तक विदाउट लेट फीस, विदाउट पेनल्टी अपनी टीसीएस रिटर्न्स फाइल कर सकते थे। लेकिन इसके बाद जो है उन्हें जो है लेट फीस पेनल्टी पे करनी होगी। और अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो अगेन यहां पर 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया फॉर दी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3।
लेकिन फोर्थ क्वार्टर के लिए कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो आपकी जनरल ड्यू डेट होती है 15 मई 2021, वही ड्यू डेट अभी रखी गई है। तो ये जो है आपकी टाइम लिमिट्स हैं, ड्यू डेट्स हैं, जिन तक आपको टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से यहां पर कुछ और मेजर चेंजेस किए गए टीडीएस के अंदर। हम देखेंगे टीडीएस के अंदर क्या किया गया। टीडीएस के अंदर बहुत सारी रेट्स होती हैं। कहीं पर हमें 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, कहीं पर 5% डिडक्ट करना होता है, कहीं पर 30% डिडक्ट करना होता है। तो अलग अलग टीडीएस रेट्स बताई गई है अलग अलग नेचर ऑफ पेमेंट के लिए। तो क्या किया, लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हुई, लोगों के पास जो लिक्विडिटी की कमी हुई, उसके लिए क्या कर दिया गया, इन टीडीएस रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया बाय 25%। तो बाय का मतलब यह है कि अगर पहले रेट 10% थी तो अब नई रेट होगी 7.5%। अगर पहले रेट 5% थी तो न्यू रेट होगी 3.75%। अगर रेट 30% होगी तो 25% लेस करने के बाद 22.5%। तो दैट मीन्स एक 25% की रिडक्शन दी गई। 25 रिड्यूस करने के बाद जो बचता है उस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। रेट ऑफ टीडीएस टीसीएस ऑन रेगुलर प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 25%। तो ध्यान रखें ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए ही की गई है, जो कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हुई। अदरवाइज आपकी जनरल रेट ही जो है एप्लीकेबल होंगी। सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए जो है 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपकी जो नॉर्मल टीडीएस रेट होगी उसका 25% रिड्यूस करने के बाद जो न्यू रेट आएगी वो एप्लीकेबल होगी इस पीरियड के लिए। उसके बाद अगेन फिर से हमारी नॉर्मल रेट्स अप्लाई होंगी। पेमेंट मस्ट टू बी रेजिडेंट्स। अगर आप रेजिडेंट्स को पेमेंट करते हैं तो ये वाली रेट एप्लीकेबल होंगी जो आपकी रिड्यूस्ड रेट होगी, और अगर आप नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते हैं तो आपकी नॉर्मल रेट ऑफ टीडीएस वाली टीडीएस रेट्स एप्लीकेबल होंगी। सैलरी को यहां पर कवर नहीं किया गया है, सैलरी को कवर नहीं किया गया है। दैट मींस सैलरी के रिगार्डिंग जैसे आप पहले टीडीएस डिडक्ट करते थे वैसे ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। कोई भी उसके अंदर रिडक्शन जो है 25% की नहीं दी गई है। उसके अलावा पेमेंट क्रेडिट मस्ट बी बिटवीन 14 मई 2020 टू 31 मार्च 2020। तो जो पेमेंट दी जाने वाली है जो अकाउंट में जो क्रेडिट किया जाता है, अगर वो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के बीच किया गया है और उस पर टीडीएस डिडक्ट किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है रिड्यूस्ड रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल होंगी। तो आई होप अभी तक हमारी जो जनरल बातें थी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का प्रोविजन क्यों लाया गया, टीडीएस हमें कब तक पे करना होता है, ये सब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिडक्टर, जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है। कब तक टीडीएस की पेमेंट करनी होती है, कब तक टीडीएस की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली क्या नेचर ऑफ पेमेंट्स जिन पर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है और कितना टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा।